ट्रस्ट मतलब होता है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट। रिलीजियस तो पता ही है, चैरिटेबल के अंदर रिलीफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और अदर ईटीसी बिजनेस ईटीसी कोई भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए है उसको भी लेंगे। उसके लिए अगर बिजनेस हो रहा है और बिजनेस का टोटल रिसीट का 20% ही बिजनेस का है। जनरल पब्लिक यूटिलिटी में कोई बिजनेस करना पड़ रहा है और बिजनेस का जो टोटल परसेंटेज हो 20% ही है बिजनेस टोटल रिसीट का, तो उसको चैरिटेबल के अंदर मान लेंगे। फिर आता है फिर अगर 20% एक्सीड कर गया तो उसके लिए कैंसिल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, बस उस ईयर में वो मिलेगा नहीं एग्जाम्शन। फिर आता है इनकम ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे एग्जाम्शन कॉर्पस एग्जाम्ट क्या क्या है, कॉर्पस एग्जाम्ट है, 15% जो सेट असाइड हो रहा है वो एग्जाम्ट है और अप्लाइड एग्जाम्ट है। लेकिन अप्लाइड के लिए क्या कंडीशन है, क्या अप्लाइड में कॉर्पस नहीं आएगा और डिप्रिसिएशन नहीं आएगा जिसका फिक्स एसेट का ऑलरेडी पूरा क्लेम किया हुआ है। कॉर्पस को जो टोटली एग्जाम्ट करेंगे, जबकि उसको डिपॉजिट करना पड़ता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट 11.5 के अंदर 15% से साइड हो रहा है और 15% ये हो गया और ये 85% के अंदर आ रहा है, वो कॉर्पोरेट डोनेशन अलग है। बाकी का 85% हो रहा है। चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस से जो आ रहा है 85%, इसमें कैपिटल एक्सपेंस भी अलाउड है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड है, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट अलाउड है एक्सक्लूडिंग कॉर्पोरेट डोनेशन। डोनेशन टू अदर ट्रस्ट 85% के अंदर अलाउड है। रिपेमेंट ऑफ लोन अलाउड है, जो कि अब प्रोविजन कर दिया गया कि कैपिटल अगर लोन से एसेट खरीद रहा है तो एसेट का अमाउंट माइनस नहीं कर सकते, लोन जब रिपेमेंट करेंगे तभी माइनस कर सकते हैं। और डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। कॉर्पोरेट डोनेशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट था कि कॉर्पोरेट डोनेशन से कोई खर्चा कर दिया तो जब कॉर्पोरेट डोनेशन में वापस वो पैसा डालेगा तब उसको एप्लीकेशन में ले सकते हैं। सेम चीज़ लोन्स एंड बोरोइंग में, जब लोन्स एंड बोरोइंग से कोई एसेट ले रहा है तो उसको अप्लाइड में नहीं डाल सकते, लेकिन जब लोन्स एंड बोरोइंग को रीपेड करेगा तब अप्लाइड में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद डोनेशन इफ डोनेशन इज मेड टू ट्रस्ट, कॉर्पोरेट डोनेशन को एप्लीकेशन नहीं मारेंगे। फिर किसी रेसिडेंट को कोई पेमेंट की जिस पर टीडीएस अट्रैक्ट होता है, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ प्रीवियस ईयर में या फिर डिपॉजिट नहीं हुआ अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 30% को डिसअलाउ कर देंगे। सेम अगर जिस ईयर में डिपॉजिट किया जाएगा वहाँ पे अप्लाइड मान लेंगे। फिर ये 10,000 का सिंगल डे के अंदर सिंगल पर्सन को अगर दे रहे हैं कैश तो अलाउड नहीं होगा, 10,000 से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। और उसके बाद डिडक्शन अलाउड इन डे, अगर पिछला साल में ड्यू बेसिस पे किसी साल में अलाउड हो गया और नेक्स्ट ईयर में जाके वो कैश में पेमेंट कर दिया तो जिस ईयर में कैश में पेमेंट करा उस ईयर को इनकम मान लेंगे, उस ईयर में उसको इनकम मान लेंगे। ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है तो उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, वो वहीं पे ख़त्म हो रहा है। डीम्ड अप्लाई कब मारेंगे, जबकि आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब जो पैसा मिला ही नहीं इनकम। और ये जो आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये जब ट्रस्ट एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा था, कैश बेसिस पे नहीं। क्वेश्चन पूछेगा एक्रूअल बेसिस पे है तभी ये आउटस्टैंडिंग का डिक्लेरेशन देके विद अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इसको अप्लाइड मान लिया जाएगा। और जब ये एक्चुअली सच अप्लाइड इन द ईयर ऑफ नेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो जब इनकम मिला उस ईयर में अप्लाइड करना है या नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करना है तो उसको डीम्ड टू बी अप्लाई इन करंट ईयर मान लेगा जिस ईयर के लिए डिक्लेरेशन दिया गया था। अगर नहीं है तो अदरवाइज तो उसको टैक्सेबल कर देंगे ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन विच सम रिसीव, जिस ईयर में पैसा रिसीव हुआ था उस ईयर में टैक्सेबल कर देंगे। एनी अदर रीजन की वजह से, वो तो आउटस्टैंडिंग था, एनी अदर रीजन जैसे कि पैसा मिल गया, लेकिन वो सारा जनरली ये केस होता है मार्च महीने में, तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अप टू ड्यू ऑफ रिटर्न फाइलिंग को, तो उसको अप्लाई और उसको नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर लिया तो मानेंगे कि हाँ जिस ईयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उसमें ही हो गया, अदरवाइज जिस ईयर में रिसीव कर रहा है उसमें टैक्सेबल मान देंगे। एग्जाम्पशन यहाँ पे बात कर रहा है एक्यूमुलेट किया, सबसे ज़्यादा यूज होता है ये 11 सबसेक्शन 2 का एक्लमेशन फॉर स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है, पीरियड स्पेसिफाई करना होगा, और पर्पस यहाँ पे पीरियड मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, 3 साल भी ले सकते हैं लेकिन 7 साल नहीं ले सकते।
ठीक, इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, नॉट टू डोनेट टू ट्रस्ट। जब डोनेट करना ही तो पहले करता था, अभी क्यों कर रहा है। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से नॉट नेसेसरी फॉर चैरिटेबल टू पर्टिकुलराइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फॉर विच अक्यूमुलेशन इज आउट। ठीक है, यहाँ पे बस वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, एक्यूमुलेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। अब यहाँ पे 5 साल जो था वो 5 साल, इसको यूज करने के लिए इसको 5 साल प्लस 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब प्रीवियस ईयर के लिए 21-22 के लिए था, तो इसको 5 साल खत्म हो जाता है 26-27 में, लेकिन 1 साल और देंगे 27-28, तो इसको 31-3-28 तक के लिए अप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर कोर्ट की वजह से कोई डिले आ रहा है तो उसको हटाएंगे, एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। ये सेम एग्जाम्पशन ऊपर चल रहा है, ये विड्रॉ हो जाएगा अगर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो, और पर्पज़ के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट जहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट से हटा दिया तो, या फिर यूटिलाइज नहीं किया 5 साल या उसके नेक्स्ट साल, यानी 6th ईयर तक में नहीं यूज़ किया तो 6th ईयर में ही टैक्सेबल कर देंगे। और किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दे जो कि ऊपर है। डिनायल ऑफ एग्जाम्पशन, जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पज़ था, वहाँ पे स्टेटमेंट फॉलो सबमिट करना पड़ेगा विद इन ड्यू डेट, और रिटर्न उसी ईयर का टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। जो अब बिजनेस इनकम जो आ रहा था इफ इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव, उसका क्या होगा, उसको भी 15% और 85% मिलेगा। ठीक, इंक्रीज नहीं, अगर ऐसे कंसील इनकम जैसे एओ कुछ निकाला मिस्टेक, उसके बाद इनकम बढ़ गया तो इस बढ़ा हुआ इनकम पे 15% या किसी तरह का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड यहाँ पे सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया होना चाहिए तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। 2 तरह का एग्जाम्पशन, 11(1) का जो 85 और 15% होता है, और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो एक्यूमुलेशन होता है, ये दोनों के लिए। फिर सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पे PSU वाला देखना था मेन पॉइंट, PSU में अलाउड है, और PSU अगर कन्वर्ट हो गया, जैसे रिलायंस खरीद लिया किसी इंडियन ऑयल को, तो अब तो 3 साल तक उसके पास टाइम मिलेगा चेंज वहाँ से इन्वेस्टमेंट हटाने के लिए। या फिर अदर इन्वेस्टमेंट है तो मैच्योरिटी तक रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है चेंज होने के बाद भी, जैसे कि बॉन्ड। उसके बाद एग्जाम्पशन, ये सब बाद में अब यहाँ पे एग्जाम्पशन 1 का कब अप्लाई नहीं होगा, जब वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पज़ के लिए होगा, पर्टिकुलर कास्ट एंड कम्युनिटी होगा, लेकिन एक्सक्लूड करते हैं यहाँ पे कास्ट कम्युनिटी को, वो नहीं, उसको नहीं मानेंगे। जैसे कि बैकवर्ड क्लास के लिए कर रहा है, ट्राइब्स के लिए कर रहा है, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए कर रहा है, तो उसको कास्ट एंड कम्युनिटी नहीं मानेंगे। प्राइवेट रिलीजन खुद के लिए, पर्टिकुलर कास्ट एंड कम्युनिटी, स्पेसिफाइड पर्सन रिलेटिव बताएंगे अभी। 11(5) का इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसके लिए किया, तो इसके लिए किया, तो इसके लिए किया तो। अब यहाँ पे आता है स्पेसिफाइड पर्सन कौन सा है, 50,000 से जिसका ज़्यादा डोनेशन है वो रिलेटिव आ गया, फाउंडर आ गया, या डोनर इज HUF है तो अगर HUF का मेंबर भी, मैनेजर, ट्रस्टी, रिलेटिव ऑफ द ईयर अबव, और किसी कंसर्न, एनी कंसर्न विच, कोई ऐसा कंसर्न जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी इस पर्सन का। एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं करेंगे अगर एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी है और वो स्पेसिफाइड पर्सन को दे दिया जैसे यहाँ था, तो यहाँ पे विड्रॉ नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड कि जो फेयर वैल्यू ऑफ जो ट्रीटमेंट होगा, जो भी वो सर्विस या कुछ दिया, तो उसको इनकम मान लिया जाएगा उसके अंदर। कैपिटल गेन का क्या होगा, कैपिटल गेन अगर उसको होता है तो उसमें भी इसको 85% 15% मिलेगा। अब यहाँ पे पहले ही देखना है कि अगर फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, जो पैसा मिल रहा है उसको फुल्ली यूटिलाइज करके नया एसेट ले लिया तो फुल्ली एग्जाम्प्ट माना जाएंगे, और जो नया एसेट लिया उसको इस ईयर में अप्लाइड में नहीं लेंगे। ठीक, वो पुराने पैसे से आया तो अप्लाइड में नहीं कंसिडर होगा। अगर पार्टली यूटिलाइज किया जा रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट जो आएगा वो एग्जाम्प्ट। तब नया 1 लाख का एसेट ले रहा है और पुराना एसेट का दाम 10,000 ही था, तो 90,000 एग्जाम्प्ट देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। यहाँ पे ओल्ड एसेट का नेट कंसिडरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है वो ओल्ड एसेट का नेट कंसिडरेशन से ज़्यादा है। तो जितना मतलब वो जेब से लगा के दिया, अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खरीद रहा है पैसा में अगर 1 लाख में, और जो पुराना सामान का कॉस्ट है नेट कंसिडरेशन 90,000 ही है, तो 10,000 वो जेब से लगा के दिया, तो जो 10,000 है वो उसको एक्सेस अमाउंट को कैन बी टेकन इन द इसको एक्सेस अमाउंट को फिर वो अप्लाइड में ले सकता है। अदरवाइज अप्लाइड में इस ईयर में नहीं आएगा, अदरवाइज इंजन ऐसे नहीं आएगा। अनोनिमस डोनेशन, इसका अनोनिमस डोनेशन सेक्शन 115 BBC, ठीक, ये बोलता है कि अनोनिमस डोनेशन पे 30% टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ
5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख, मतलब या तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन या 1 लाख, दोनों में से जो हायर होगा उसको साइड कर लो, बाकी जो बच रहा उस पर 30% टैक्स लगाएंगे, और जो साइड किए हो उस पर फिर 15% 85% वाला क्लेम मिल सकता है, जो कि जैसे ग्रॉस रिसीट था, तो यहाँ पे एनोनिमस डोनेशन जो 30% से टैक्सेबल बन रहा है वो पहले निकाल के आओ, जो 30% बन रहा है उसको यहाँ नहीं लेंगे, बाकी जो 15% है वहाँ आ जाएगा, इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे टोटल डोनेशन जो है वो क्या होगा, इसके अंदर ऑल डोनेशन आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट भी आएगा, कॉर्पस भी आएगा। तो यहाँ पे एनोनिमस डोनेशन मान लो 10 लाख का 5 लाख रुपया, 10 लाख का 5% आ गया, 10 लाख एनोनिमस था, टोटल डोनेशन का 5% लेना है, तो टोटल 30 था तो उसका 5 या 1.5 लाख आ गया और 1 लाख गया, विच इज हाइड, तो 1.5 लाख नॉर्मली टैक्स करेंगे, 15 और वहाँ वो मिलेगा उसको, 15 ऊपर चला जाएगा, 85 या 1.5 लाख साइड किए पहले, 10 लाख पे 30% लग गया। अब ये जो 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख को यहाँ पे डालेंगे टोटल में, अब यहाँ खुद ही ये 15% साइड हो जाएगा और 85% के अंदर अप्लाइड वाला जाने लगेगा। ये सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है, ठीक। होली अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो उसमें ये सब नहीं लगता, उसको नॉर्मल 15 और 85% मिलेगा, और ये सब टैक्सेबल स्लैब रेट से होता है, जो सेम स्लैब रेट इसको मिलेगा टैक्स लगने के लिए। यहाँ तो 15 और 85% से सिर्फ ये बता रहे कि 85% स्टैंडर्ड मिलेगा और 15% स्टैंडर्ड मिलेगा, 85% नॉर्मल में जाएगा, फिर उस टैक्सेबल स्लैब रेट से ही होगा। और अगर होली रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए है तो 115 DBC लगेगा, जो कि स्पेसिफिक एजुकेशनल, मेडिकल और हॉस्पिटल के लिए आ रहा है, सिर्फ उस पे लगेगा, टैक्सेबल अंडर 115 BC इफ इट मेड फॉर स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट डोनेशन शैल बी एनोनिमस डोनेशन इज नॉट, हाँ, जब एनोनिमस से टैक्सेबल नहीं हो रहा तो उसको नॉर्मल में टैक्सेबल करेंगे। मंदिर को 30% टैक्स दे रहा है तो होली नॉट 115, मंदिर को मिल रहा है तो होली रिलीजियस है तो उसको 115 नहीं लगेगा, स्लैब रेट लगेगा और वो उसमें जाएगा। एनोनिमस का रेट 30% है, ये आ गया, ये सेम चीज़ एक्सप्लेन हो गया पीछे। अब यहाँ पे जैसे एनोनिमस डोनेशन कॉर्पोरेट्स यहाँ नहीं लेंगे, एनोनिमस का वो जो एक्सेस यहाँ पे आ रहा है वो आ गया, कैपिटल गेन ले लेंगे, 15% साइड किए, एप्लीकेशन में जाएंगे, जो कि लोन ये सब जो था रीपेमेंट ले सकते हैं, कैपिटल गेन आ गया, डीम्ड एप्लीकेशन जो बात कर रहे थे वो जाएगा, टोटल इनकम एक्यूमुलेशन 1-2 के अंदर जो एक्यूमुलेट किए वो भी माइनस कर देंगे। यहाँ पे फिर वापस से 30% इसमें टैक्स लगा रहे हैं, उसको यहाँ पे डालेंगे, इसको नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे, ठीक, लेकिन इसको फिर 30% टैक्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि हमको सरचार्ज देना है। 50 लाख से ज़्यादा का टोटल इनकम है तो 10% सरचार्ज, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का इनकम है तो 15% सरचार्ज यहाँ पे आ गया। बाकी दूसरा पेज में